using section 161-162 CRPC against a false witness. सेक्शन 161-162 CRPC गवाह के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर की गई बातों को और उन बातों को जो कि उसने पुलिस को नहीं बताई थी लेकिन अब कोर्ट में आकर उनको बताता है, उनकी काट छांट कर देता है। पुलिस के सामने दी गई कोई स्टेटमेंट कुछ भी साबित करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है, हालांकि उससे उन गवाहों को कंट्रोल किया जा सकता है जो कोर्ट में आकर कुछ भी आए बाएं बयान देने लगते हैं। सेक्शन 161-162 CRPC गवाह के द्वारा बात बदलकर बोलने को रोकती है। इसके इस्तेमाल को हम आज के केस से भी समझते हैं। पीटर पर आरोप था कि 19/4/2015 को लगभग 10 बजे वह 17 साल उम्र की एली के घर में घुसा था, उसके कमरे में घुसा था और वह एली से छेड़छाड़ कर रहा था। तभी एली की दादी आ गई थी तो उन्होंने पीटर को जोर से डांटा। दादी की आवाज सुनकर एली के पापा माइक भी आ गए, माली भी आ गया। सबने मिलकर पीटर को पीटा और फिर पीटर वहां से भाग गया। यहाँ हमने पात्रों के नामों को बदल दिया है, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। पीटर ने हमें बताया कि माइक मौके पर नहीं था, उसकी और एली की दोस्ती थी। वह उनके घर के पीछे वाले लॉन में एक छोटा सा गेस्ट रूम था, वहां संडे टू संडे एली से मिलने जाया करता था। क्योंकि सब फैमिली मेंबर उस वक्त चर्च में होते थे, इसलिए उनके मिलने में कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन उस दिन शायद दादी नहीं गई थी और पता नहीं कैसे वो माली के साथ उस रूम में आ गई थी। शोर सुनकर एली घर के अंदर चली गई थी और पीटर बाहर भाग गया था। मैंने चार्जशीट को कई बार पढ़ा था, लेकिन मेरा आश्चर्य बढ़ता जा रहा था कि एली की मां को इसमें कहीं गवाह नहीं बनाया गया था। यह आश्चर्यजनक था। मैंने पीटर से पूछा तो उसने बताया कि एली की मां निकोल असलियत में किसी ड्रेक नाम के आदमी के साथ रहती है और उसी के घर में वहीं दूर किसी जगह पर रहती है। एली का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो चुका था। वह एक छोटी सी बच्ची थी तो उसको हमें बहुत प्यार से बर्ताव करना था। हमारा यह मत है कि गवाह को साइकोलॉजिकली हैंडल किया जाना चाहिए और जब वो साइकोलॉजिकली मैनेज हो जाए तो उसके बाद उसे लीगली हैंडल करें। लीगल क्वेश्चंस को हमेशा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद दिया जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल कोर्ट की परमिशन लेकर एली की ओर मुड़े। बेटा, मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, हमेशा अच्छे नंबर लेकर पास होती हो। योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू। अंकल ड्रेक ने आपको काफी डिस्टर्ब किया है, पर हम उनकी बात यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। यह अंकल ड्रेक का नाम मैंने जानबूझकर लिया था। आपसे कुछ 1-2 बातें पूछेंगे बेटा, आपको बिल्कुल सच सच बताना है। बताओगे? एली के चेहरे के भाव पढ़े जा सकते थे। साइकोलॉजी प्लस लॉ, इनका प्रयोग हमेशा बहुत कारगर होता है। मैंने हर अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में यह देखा है। हमने पूछा, बेटा एली, जिस समय दादी ने पीटर को बोला था तो दादी आपसे कितनी दूर थी? वह बोली, दादी ने बोला नहीं था, पीटर का कंधा पकड़ा था और कंधा पकड़ के उसको दूर किया था। किससे दूर किया था बेटा? हमने अगला सवाल पूछा। वह बोली, मुझसे दूर किया था। तो आप दोनों कहां पर थे? क्या आप दोनों साथ साथ थे? उसने कहा कि हम बेड पर थे। बेटा, मैं आपके जैसी एक सच बोलने वाली और इतनी इंटेलिजेंट बच्ची के बारे में जानता हूँ। उनका नाम बताऊं आपको? उनका नाम था सरोजिनी नायडू। उस गंभीर माहौल में भी एली हंसने लगी। हमने बोली, क्या कहते हो अंकल, वो तो बहुत बड़ी थी। मैंने कहा, बेटा बड़ी तो वे बाद में बनी, मैं तो उस समय की बात कर रहा हूँ जब वे आपके जैसी ही 11th क्लास में पढ़ती थी। वह बहुत खुश हुई। मेरी उस बच्चे से दोस्ती हो चुकी थी। मैंने फिर आगे पूछा, बेटा ये बताओ, उस दिन दादी वहाँ कैसे आ गई? वो तो पीछे वाले रूम पर कभी भी नहीं आती थी। वह बोली, माली अंकल लाए थे सहारा देकर। माली अंकल पीटर को पकड़वाना चाहते थे। तो हमने पूछा, जब दादी कमरे में घुसी तो आप और पीटर कहाँ थे? वह बोली, हम बेड पर थे। वहाँ क्या कर रहे थे? हमने पूछा। वह चुप हो गई। हमने कहा, बेटा बताओ ना, देखो कितनी भी मुश्किल आए सच तो बोलना ही चाहिए। उसने एक बार मेरी ओर देखा, मैंने उसकी सपोर्ट में से हिलाया। हाँ बोलो बेटा। मैंने कहा, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। हैव फेथ इन द क्राइस्ट। वह बोली, वी वर लाइंग इन ए शीट। हम एक चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। हमने पूछा, वी मीन्स? वो बोली, मी एंड पीटर। बेटा यह बताओ, आपके पापा माली अंकल से पहले रूम में आए थे या माली अंकल के बाद आए थे? वह बोली, पापा तो चर्च गए थे, आफ्टरनून में आए थे। तो बेटा पुलिस किसने बुलाई थी? पापा ने बुलाई थी। कब बुलाई थी? इन द इवनिंग। तो पुलिस को स्टेटमेंट किसने दी थी, आपने या पापा ने? अली ने बताया कि पापा ने। तो फिर आपने कब अपनी बात बताई बेटा? मुझे तो 1-2 दिन के बाद कोर्ट में ले गए थे, वह धीरे से बोली। तो आपने कोर्ट में क्या बताया बच्चा? वह बोली, मैंने कोर्ट में वही बताया जो पापा ने कहा था। अब हमने इस घटना की हर एक बात को एली के साथ कन्फ्रंट करवाना शुरू कर दिया था, और वो भी बड़े आराम से, प्यार से। बेटा क्या आपने पुलिस को बताया था कि यह घटना आपके रूम में नहीं हुई, बाहर वाले रूम में हुई थी? वह बोली, मुझे नहीं पता, पापा ने लिखवाया होगा जो भी लिखवाया होगा। इस पॉइंट पर हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हुआ। हमने
अगले पॉइंट पर एली का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। जब क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, मैंने उस बच्चे को थैंक यू कहा। मैंने अपनी फाइलों में से एक छोटी कोलिंस डिक्शनरी निकाली और जज साहब की टेबल पर रखी। माय लॉर्ड, काइंडली अलाउ मी टू प्रेजेंट इट टू माय यंग फ्रेंड एली, दिस विल हेल्प हर इन स्टडीज। जज साहब ने डिक्शनरी को देखा, बोले कि यदि बच्चा लेता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने उसके पिता को भी कहा कि यह बच्चे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ दे रहा हूं, उसे ना रोकें। एली ने भी मुस्कुराते हुए उस किताब को ले लिया। फाइनल आर्ग्यूमेंट। हमने आर्ग्यू किया, माय लॉर्ड, इस केस में प्रोसिक्यूशन का स्टैंड है कि पीटर एली के कमरे में घुसा हुआ था, जबकि एली ने बताया कि वह पीछे वाले कमरे में था, उस कमरे में नहीं था। सेक्शन 161, 162 सीआरपीसी की निगाह से यह इंप्रूवमेंट नंबर 1 है। प्रोसिक्यूशन का दूसरा स्टैंड है कि वह एली से छेड़छाड़ कर रहा था, जबकि एली ने बताया कि वे दोनों बच्चे चादर में लेटे हुए थे। सेक्शन 161, 162 सीआरपीसी की निगाह से यह इंप्रूवमेंट नंबर 2 है। प्रोसिक्यूशन का स्टैंड है कि पहले दादी, फिर माइक और फिर माली उस रूम में आए, जबकि एली ने बताया कि माली और दादी साथ साथ आए और माइक तो मौके पर ही नहीं थे, शाम को आए। सेक्शन 161, 162 सीआरपीसी की निगाह से यह इंप्रूवमेंट नंबर 3 है। प्रोसिक्यूशन का अगला स्टैंड है कि दादी, माली और माइक ने मिलकर पीटर को पीटा था, जबकि एली ने बताया कि माइक तो वहां था ही नहीं। जैसे दादी ने उसका कंधा छुआ, वह भाग गया। कोई मार पिटाई वाली घटना हुई ही नहीं है। सेक्शन 161, 162 सीआरपीसी की निगाह से यह इंप्रूवमेंट नंबर 4 है। इसका मतलब है माय लॉर्ड कि जिस घटना की बाबत एफआईआर में लिखा गया है वह घटना तो हुई ही नहीं है, या फिर वह कोई और घटना है। जो घटना प्रोसिक्यूटर्स ने बताई है तथा जो घटना एफआईआर में लिखी है, उनका कहीं कोई तालमेल नहीं है, उनकी डिटेल्स अलग अलग हैं। और यदि यह स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स उसी घटना की बाबत है जो प्रोसिक्यूशन ने बताई है, तो यह सारी स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स will be hit by the language of section 161 and 162 CRPC। इसे ट्रायल के दौरान पढ़ा नहीं जा सकेगा। यह तो इस ट्रायल में अब किसी मतलब की रह नहीं गई है। जज साहब ने हमारे आर्ग्यूमेंट सुने। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अपने फाइनल डिसीजन के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। वह दिन आया, जजमेंट का दिन आया और आरोपी को बरी किया गया। यह उन कुछ एक विलक्षण केसेस में से था जिसमें पोक्सो केस के प्रोसिक्यूशन में आपको विजय मिली हो, वरना यह एक सर्वमान्य सी बात है कि पोक्सो एक्ट के केसेस में आरोपी को बरी करवाना अपने आप में बहुत कठिन काम होता है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का और आपके साइकोलॉजिकल ज्ञान का, लीगल नॉलेज का, इन सब का एक मिला जुला प्रभाव आपके आरोपी को बचा ले जाता है। वह 7 परतों में छिपे सच को बाहर निकाल देता है। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ न कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।